मेरी बेटी शादी वाली रात फौत हो गई, मगर मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दिया मेरे शोहर का कोई कसूर नहीं है, जबकि डॉक्टर कह रहे थे इस लड़की का शोहर इंसान नहीं जानवर है, इसको पुलिस के हवाले किया जाए। दामाद सामने खड़ा रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दामाद को पुलिस के हवाले करूं या ना करूं। उसी लम्हे नर्स ने मुझे मेरी बेटी का पर्स लाकर दिया। मैंने जैसे ही पर्स खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मैं एक अस्पताल में नर्स थी और डॉक्टर साइदा के साथ बैठकर चाय पी रही थी जब एक लड़की को वहां लाया गया। वो एक दुल्हन थी और जिस तरह के हुलिये में वो आई थी, शायद आज ही उसकी शादी हुई थी। उसके साथ दो लड़कियां आई थी, वो भी बहुत परेशान लग रही थी। साथ एक बूढ़ी औरत थी जो बोली जल्दी जल्दी इसे चेक करें, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर साइदा ने कहा इस लड़की को अंदर ले जाओ। मैं उस लड़की को लेकर अंदर चली गई, लेकिन जब डॉक्टर साइदा ने उस लड़की का चेकअप किया तो वो परेशान हो गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर लड़की को देख रही थी और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, इन्हें कहो कि ये लोग इस लड़की को यहाँ से ले जाएं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उस लड़की की हालत तो बहुत खराब थी और एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है। तो फिर डॉक्टर साहिबा इनकार क्यों कर रही हैं? हालांकि ये डॉक्टर बाकी सभी डॉक्टर से बहुत अच्छी थी। जितने भी मरीज आते इनकी तारीफ करते थे, कहते थे ये बहुत अच्छी हैं। फिर आज वो इस लड़की की मदद करने से इनकार क्यों कर रही थी? यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये कह दिया कि इसको अस्पताल से ही भेज दो, सामने वाले सरकारी अस्पताल में। हमारा अस्पताल नीम सरकारी था, यानी कि बाकी सरकारी अस्पतालों से अच्छा था। यहाँ पर अच्छी सर्विस दी जाती थी और लड़की के कपड़ों को देखकर भी अंदाजा हो रहा था कि ये किसी अमीर आदमी की बीवी थी। उसका शोहर कहाँ था ये तो हमें नहीं पता था। उन्होंने मुझे कह दिया कि इसको यहाँ से भेज दो, सामने वाले अस्पताल में डॉक्टर समिया के पास रेफर कर दो, वो ये केस देख लेंगी, मैं नहीं देखूंगी। मैंने कहा कि डॉक्टर बात तो सुने, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब वो बाहर निकली तो लड़की के घर वाले पूछने लगे कि वो ठीक तो है। उन्होंने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब मैं बाहर आई और मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि सामने वाले अस्पताल में रेफर कर दे। तो वो लोग हैरान रह गए कि ऐसे कैसे रेफर कर दे, वहीं से तो हम लोग आए हैं, वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर समिया होती हैं जो आज छुट्टी पर हैं। आप हमारी मदद करें, लड़की की हालत तो देखें, आप कुछ न कुछ तो कर सकेंगी। बाहर तूफान है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ और जो मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब मैं अंदर गई और मैंने उस लड़की की नब्ज चेक की और जब मेरी नजर उसकी गर्दन की तरफ पड़ी तो मैं हैरान हुई। वहां पर कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता था जो शायद मैंने भी देखा हो और हर औरत इस चीज को समझती हो। लेकिन ये मामला कुछ अलग सा लग रहा था। इस निशान का मतलब मैं नहीं समझी, लेकिन मुझे इस निशान से फिलहाल इतना मसला नहीं था। मुझे उसे होश में लाने के लिए कुछ करना था। मैंने उस लड़की को कपड़ों से आजाद करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका तो सारा, पता नहीं क्यों आज उस मरीजा को देखकर मुझे एक दिन याद आ गया। अचानक से वो बात मेरे दिमाग में आ गई। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की आपस में दोस्ती हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे की खबर सबको हो जाती है। और हमारा अस्पताल तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और सारे अच्छे लोग ही आते थे। गरीबों के लिए अलग कोटा था, अमीर लोग भी यहाँ पर आ जाया करते थे। हमें याद है कि एक दफा डॉक्टर साइदा के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और जब हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई है, आपकी शादी है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेहंदी उन्होंने बिल्कुल दुल्हन जैसी लगवाई हुई थी। और फिर वो 3 दिन कहीं गायब भी रही थी और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन जब वापस आई तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी।
बहुत चुपचाप और परेशान रहती थी। सब लोग कहते थे कि शायद इनकी जिंदगी में कुछ हुआ है। उनके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया था। ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ था। वो अमीर खानदान की थी, पर्दा नहीं करती थी और खुले गले भी पहन लेती थी, चुस्त कपड़े भी पहन लेती थी और उन्हें अच्छे भी बहुत लगते थे। लेकिन जब से ये वाली बात हुई थी, तब से उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और हिजाब करना शुरू कर दिया था। अचानक से किसी लड़की का ऐसे हिजाबी हो जाना अजीब ही लगता है। इंसान यही सोचता है कि शायद इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कभी उनके मामले में बोलने की कोशिश नहीं की। आज उनका इस तरह से एक मरीजा को छोड़कर भाग जाना कुछ बहुत ही अजीब था। उस लड़की की हालत बड़ी अजीब सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। मैंने उसे जल्दी जल्दी ड्रिप लगाई ताकि उसके जिस्म में थोड़ा पानी जाए और उसकी हालत बेहतर हो। सर्दियों में वैसे ही इंसान पानी कम पीता है। मैं उसकी पट्टी वगैरह भी कर रही थी। अब तो मेरे हाथ भी काम कर रहे थे। मुझे समझ आ गई कि डॉक्टर साहिबा क्यों भाग कर गई थी। ये केस तो बड़ा ही अजीब किस्म का था। गुस्सा भी आ रहा था। औरत कहीं भी महफूज नहीं है, उस आदमी के साथ भी नहीं जिसके साथ उसके माँ बाप उसकी मर्जी से शादी करवाते हैं। सारे रिश्तेदारों, दोस्तों और माशरे के सामने उसे मर्द के हवाले करते हैं कि अब ये तुम्हारी बीवी है। बीवी का मतलब क्या है कि सारी जिंदगी तुमने उसकी हिफाजत करनी है। मर्दों को अगर ज्यादा अक्ल और ज्यादा मजबूत जिस्म दिया गया तो इसलिए कि वो दूसरे कमजोर की हिफाजत करे, ना कि इसलिए कि उसके ऊपर अपना रोब जमाए। लोग कहते हैं कि दोज़ख में औरतों की बहुतायत ज्यादा होगी, लेकिन अब मुझे मामला देखकर ऐसा लगने लगा है कि औरतों की नहीं, मर्दों की ही तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि मर्द जितना जुल्म कर रहे हैं औरतों पे और औरतें बर्दाश्त कर रही हैं, उतना औरतें तो किसी पे जुल्म नहीं कर रही हैं। अगर आपका शोहर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और आप कहें कि नहीं मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर किसी न किसी हवाले से जालिम होता ही है, और जालिमों का मकाम तो दोज़ख ही है ना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई। मैंने उसके घर वालों को तसल्ली दी। मुझे अभी उनसे पूछना भी था कि मामला हुआ क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से कुछ कर सकूं। जब मुझे एक नर्स ने कहा कि तू क्या कर रही है, जिस मरीजा को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया तू बैठकर उसका इलाज कर रही है। अगर उसको कुछ हो गया तो तेरा कैरियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा कौन सा कैरियर है यार, मैं तो एक नर्स हूँ। मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सामने वाले अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साजना ने भी इनकार कर दिया, तो क्या करें, उठाकर बाहर फेंक दे। उसने कहा कि देख, मैं तेरे मामले में नहीं बोल रही, लेकिन तू गलत कर रही है। मैंने कहा कि बस ठीक है, जो भी है मुझे करने दे। मैं उन लोगों के पास गई और मैंने कहा कि ये क्या मामला है, आप लोग तो शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं थी तो लड़का इस तरह का था तो आपको पहले देखना चाहिए था। अब आप उठाकर यहाँ ले आए हैं। हालत इसकी बहुत बुरी है। अगर कुछ हो गया तो अस्पताल का भी नाम खराब होगा और मेरा भी। आप लोगों को नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उसमें से एक लड़की आगे बढ़ी और उसने कहा कि मैंने तो पहले ही इनको कहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी लड़की ने उसको चुप करवा दिया। मैंने कहा कि अब इसको क्यों चुप करवा रही हो, मुझे बताओ तो। वो कहने लगी कि इस लड़की का नाम गजाला है, वो नॉर्मल नहीं थी। मैंने कहा कि क्या मतलब नॉर्मल नहीं थी? तो लड़की ने कहा कि बात ऐसी है कि वो शादी से बहुत ज्यादा डरती थी और शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम लोग जो कुछ शादीशुदा कजनों को जानते हैं, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बातें बता के डरा दिया था। पता नहीं वो डरती थी या शायद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी। लड़के का नाम अदील है, इस शहर का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो घर वालों ने फौरन हाँ कह दिया और कहा कि शादी फौरन से फौरन हो जाए। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई। उसने कहा था कि मैं कभी भी उस शादी को दिल से कबूल नहीं करूंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि हमें उसकी इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। हम लोगों ने लड़के वालों से बात की थी कि लड़की थोड़ी सी मासूम है, तो मैंने कहा था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने लगेंगे और शादी तो एक ओपन सीक्रेट होता है, सबको इसके बारे में पता होता है, सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अब आपके सामने है सब कुछ। अब ये तो हमें नहीं पता कि बाकी के मामला क्या हैं, लेकिन इसका शोहर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और वो भी रास्ते में था, हो सकता है अभी यहाँ पर पहुँच जाए। मैंने कहा कि अब उसका यहाँ पर क्या काम है, वो यहाँ आकर क्या करेगा। अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे 2-4 बातें सुना दूंगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही उन मर्दों पर गुस्सा आता था। यहाँ पर इस तरह के बहुत से मामला देखने को मिलते थे। औरत अंदर तकलीफ में होती थी, मर्द बाहर सो रहा होता था। मुझे देख देख कर गुस्सा आता था। कभी कभी मैं बाहर आती थी तो पता चलता था कि मर्द वापस चला गया है और मैंने दवाई मंगवानी होती थी, इसलिए मुझे ऐसे लोगों को देख कर ही चिढ़ चढ़ने लगती थी। और अब जिसने ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, वो यहाँ पर किस मुंह से आने वाला था। मैं वापस अंदर चली गई। गजाला को होश नहीं आ रहा था, वो बेहोश पड़ी थी। उसके जख्मों की पट्टी तो मैंने कर दी थी और उसे ड्रिप भी लगाई थी, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार था। मैं किसी तरह डॉक्टर साहिदा को कहना चाहती थी कि एक दफा आकर चेक तो कर ले, लेकिन वो जिस तरह से गई थी, मुझे नहीं लगता था कि वो वापस आती। अगर उनको चेकअप करना होता तो वो कर लेती। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उन लड़कियों के साथ एक जवान खूबसूरत मर्द खड़ा था। गजाला को देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वैसे दुबली पतली थी और अच्छी शक्लो सूरत भी थी। पर ये लड़का तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह था। कहीं इसी वजह से उसने इस लड़की पर जुल्म तो नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान मर्द हूँ। उसे अपने ऊपर बहुत गरूर था। उसका कद 6 फुट से भी ऊपर था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग रहा था। बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब मैं वहां पर गई तो वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं थोड़ा सा घबरा भी गई। उसने कहा कि कहाँ है मेरी बीवी। मैंने कहा कि वो जहाँ भी है, आप उससे अभी नहीं मिल सकते। आपको पता नहीं, ये औरतों का अस्पताल है। उसने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती जनाब। जिस जगह पर आपकी बीवी को रखा गया वहाँ पर और औरतें भी हैं। हम बाकी औरतों का पर्दा आपकी वजह से तो खराब नहीं करवा सकते। उसने कहा कि आपने क्यों ऐसी जगह पर मेरी बीवी को रखा है, उसे आप लोग रूम में क्यों शिफ्ट नहीं करते। मैंने कहा कि अभी वो रूम में शिफ्ट करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो वार्ड में है। वहाँ पर उसकी ज्यादा अच्छी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि आते जाते हर कोई उसको देख सकता है। अगर रूम में रख देंगे तो हर टाइम तो नहीं हम लोग रूम में खड़े रह सकते, फिर आप लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। दिल तो मेरा कर रहा था कि बोल दूं, बड़ा आया तू फिक्र करने वाला, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी किधर है। अब मुझे अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर मैं वहाँ और खड़ी रहती तो मेरे मुंह से कोई न कोई बात निकल ही जाती, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मेरी दूसरी दोस्त ने कहा कि अब इसका शोहर भी आ गया है और ये वाकई बड़ा अमीर आदमी है, इसके घर की कहानी है। अब तू एक बात मान कि इस मामले से निकल जा, क्योंकि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो सारा मलबा तेरे ऊपर गिर जाएगा। मैंने कहा कि लड़की की हालत तो बहुत बुरी है, डॉक्टर साहिबा से बात करती हूँ। डॉक्टर साहिबा से बात करने का इरादा कर लिया। अब वही मुझे बचा सकती थी। मैं वाकई फंस गई थी। मुझे लगा कि बस थोड़ी बहुत दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये लड़की होश में नहीं आ रही थी और उसका बंदा बाहर खड़ा होकर पता नहीं किस किस को फोन कर रहा था, कैसे कैसे लोगों को बुला रहा था कि मेरे मरीज को आकर देख लें। मेरी बीवी है, उसकी हालत ठीक नहीं है, अस्पताल वालों के पास है, इधर आ जाएं। ऐसे में मामला खराब हो जाता और फिर डॉक्टर साइदा को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। एक मंजर जो मैंने देख लिया था, तो डॉक्टर हिजाब उतार कर बैठी थी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने अपना हिजाब फौरन ठीक कर लिया। पर मेरी नजर उस चीज पर पड़ चुकी थी जो मैं देखना चाहती थी। उनको पता था कि मैं हूँ, इसलिए वो ज्यादा घबराई नहीं और फौरन से हिजाब कर लिया। मैंने कहा कि वो मामला तो खराब हो गया, उसका शोहर भी आ गया है। वो ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या करती हो और क्या नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। मैंने कहा कि मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकती और अभी तो आपकी ड्यूटी है, आप कैसे जा सकती हैं। वो बैठ गई थी, उनकी ड्यूटी तो थी। क्यों?
तुमने उस लड़की को यहाँ पर रोका। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। मैंने कहा कि इससे ज्यादा क्रिटिकल मरीज आते हैं हमारे पास, आप उसका इलाज कर दें और उनको कहीं के घर ले जाएं। लड़की को होश आ जाएगा तो वो ले जाएंगे। वो कहने लगी कि मैं नहीं कर सकती इसका इलाज, और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने लफ्ज पर बहुत जोर दिया तो मैं वैसे ही समझ चुकी थी कि बात क्या है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर उनको कहती हूँ कि उसको कहीं और ले जाएं। मैं उस लड़की के कमरे में चली गई और उसकी गर्दन के ऊपर से बाल हटाकर एक निशान की तरफ देखा। बिल्कुल ऐसा ही निशान डॉक्टर की गर्दन पर भी था, और ये निशान किसी चोट या किसी चीज का नहीं बल्कि कुछ और ही था। क्या मतलब था उसका? दोनों की गर्दन पर एक जैसा निशान कैसे हो सकता है? डॉक्टर साजिदा, जो एक अच्छी डॉक्टर थी, सबकी मदद करती थी, नाइट ड्यूटी करती थी, वो इस लड़की को देखकर इलाज करने से इनकारी क्यों हो गई थी? बल्कि वो तो यहाँ से भाग रही थी। उसकी आंखों में नागवारी या थकावट नहीं थी बल्कि डर था। और जैसे ही उनको पता चला कि लड़की का शोहर भी आ गया था, उन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है। लेकिन वो अभी जा नहीं सकती थी, उनकी ड्यूटी का वक्त बाकी था। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो अपना हिजाब उतारकर उसी निशान के ऊपर हाथ लगा रही थी, जैसे किसी पुरानी याद को याद करके परेशान हो रही हूँ। मुझे देखते ही उसने फौरन हिजाब कर लिया। उसी निशान की वजह से उन्होंने हिजाब करना शुरू किया था, क्योंकि ये निशान बहुत बड़ा था और देखने से साफ पता चलता था कि किस चीज का निशान है। ऐसे निशान को आप सरेआम नहीं दिखा सकते थे, वरना लोग आपसे सवाल करने से पहले ही जवाब जान जाते कि निशान किस चीज का है। इसलिए शायद उसने हिजाब करना शुरू किया था, सिर्फ उस निशान को छुपाने के लिए, और कोई दूसरा मकसद नहीं था उनके हिजाब का, सिर्फ यही मकसद था। लेकिन अब मैं क्या करती? मैं दोबारा उस लड़की के पास गई और मैंने उसके घर वालों को कहा कि आप उसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उसे होश नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको ले जाएंगे। हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई है, वो बस अभी आती होगी। उसके लिए खास किस्म की एम्बुलेंस बुलाई गई थी, जिसमें क्रिटिकल मरीजों को ले जाया जाता था, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती थी और हर तरह का निजाम होता था। वो लड़की जो गजाला के साथ आई थी और मुझे बड़ी चिढ़कर सारी बातें बता रही थी, मैंने उससे कहा कि जरा इस तरफ आना, मुझे उससे एक बात करनी है। वो वहां पर आई कि तुम क्या लगती हो उस लड़की की? उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बहन है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बहनोई है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हो चुकी है? तो वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कि देखो, जो भी बात है मैं तुम्हें भी समझा नहीं सकती हूँ, बस मैं जो पूछ रही हूँ तुम मुझे बता दो, क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हुई है? उसने कहा कि नहीं, इन लोगों ने तो हमें यही बताया कि शादी नहीं हुई है, और ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि हमने पता करवाया था। इनको तो पूरा शहर जानता है। अगर ऐसी बात होती तो ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने कहा कि तुम्हें यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है, ये उसकी पहली शादी है, यही ठीक है। उसने कहा लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने उसे बताया कि अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चली जो तुम्हारी मालूमात से मुख्तलिफ हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, तो मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और अपना नाम मीना बताया। अच्छी लड़की थी, अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान नजर आ रही थी। कह रही थी कि मेरी बड़ी बहन बड़ी मासूम थी, उसे किसी बात का पता ही नहीं था, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, बस ये सोचा कि लड़का है बड़े अमीर खानदान से, इसलिए लड़की की मर्जी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं किया और शादी करा दी। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम उसकी छोटी बहन हो ना, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना है। जो ख्याल बहनें रख सकती हैं कोई भी नहीं रख सकता। इतना ख्याल रखना इसका कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दे दी। अब मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब डॉक्टर साजिदा ही दे सकती थी, इसलिए मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी और मैंने सोच लिया था कि आज मैं उनसे उनके अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स बनकर नहीं बल्कि एक औरत बनकर सवाल करूंगी, और मुझे यकीन था कि वो मेरे सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगी। पर जब मैं उस तरफ गई तो मेरे कदम बाहर ही रुक गए। मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज आने लगी,
यहाँ तक कोई मर्द कैसे आ सकता था? ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो अंदर अकेली नहीं थी, उनके साथ अदिल खड़ा था, गजाला का शोहर, और इस अस्पताल में आई हुई एक मरीजा का शोहर। वही आदमी जो गजाला का शोहर था, वो यहाँ पर डॉक्टर साइदा के कमरे में कैसे आया और अब उनके पास कैसे खड़ा था? वो उनके इतने करीब किस हक से खड़ा था? अच्छा, तो तुम यहाँ छुपी बैठी थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने बारे में ये खबर उड़ाई कि तुम बाहर के मुल्क चली गई हो। 1 महीने के लिए तो गायब ही हो गई थी। अदील ने ऐसे हक से बोला था जैसे वो कोई वकील है और डॉक्टर साइदा मुजरिम, और वो चुपचाप खड़ी थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर था। ऐसा लगता था कि उनके हाथ कांप रहे हैं और इस सर्दी के मौसम में भी उनको पसीने आ रहे थे। चलो अच्छा है, आज मैं इस अस्पताल से एक नहीं, दो दो औरतों को वापस लेकर जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही मेरी हैं। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। अब जाओ और उस लड़की का इलाज करो, आखिर वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। साइदा ने कहा कि मैं कभी उस लड़की का इलाज नहीं करूंगी। अच्छा है कि वो इस दुनिया से चली जाए, इसलिए नहीं कि मुझे उससे जलन हो रही है, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो ख्वार ही होती रहेगी। इससे तो अच्छा है कि मर जाए, ताकि उसकी मुसीबत खत्म हो जाए। अच्छा, तो तुमने अभी तक उसका इलाज नहीं किया, उसे नर्सों के हवाले कर दिया, और वो पागल नर्स, वो तो मुझे शक्ल से ही पागल लगती है। ये लगता है मेरे बारे में बात हो रही थी। जाओ और जाकर उसका इलाज करो, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा कि तुमने ऑन ड्यूटी होते हुए भी एक मरीजा को चेक नहीं किया। अब डॉक्टर ने उस आदमी की तरफ देखा, क्योंकि ये बात तो पॉइंट की थी। तुम्हें क्या लगता था तुम यहाँ चुप कर बैठी रहोगी और मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा कि उस दिन वहां से भाग जाने के बजाय मुझे तुम्हें इस दुनिया से भेज देना चाहिए था, नहीं तो आज किसी की बेटी इस हालत में ना पड़ी होती। ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से वो लड़की इस मकाम पर पहुंची है। तुमने इतनी जल्दी दूसरी लड़की तलाश करके उसके साथ भी शादी कर ली। हाँ, जाहिर है अकेले तो रह नहीं सकते थे ना। अब मुझे उनकी बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसने कहा कि जाओ और जाकर उसको देखो, ज्यादा बातें नहीं करो, और मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? ये वही शक्ल है जिसके पीछे तुम पागल हो गई थी, और 1 हफ्ते में तुमने शादी करने का इरादा कर लिया था। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। कभी कभी इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। जब उसका बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अभी भी मेरी अकल पर वही पत्थर पड़े हुए हैं जो मैंने खत्म नहीं किया। वो मैं खत्म कर दूंगी। अगर मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करने के लिए सामने आती तो तुम कभी भी ऐसा न करने देते, लेकिन अब मैं कुछ भी करके इस सारे सिलसिले को खत्म करके ही दम लूंगी, क्योंकि मेरा तो तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। और खबरदार, जो दोबारा यहाँ पर आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के कमरे में बगैर पूछे तुम नहीं आ सकते। इस बात पर अदील हंसने लगा। मुझे उसकी मुस्कुराहट की समझ नहीं आ रही थी, वो क्यों हंस रहा था। उसका जवाब उसने ये दिया कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी शिकायत कर दो। लेकिन क्या शिकायत करोगी तुम कि मैं अपनी ड्यूटी पर थी, रात का वक्त था, अकेली खड़ी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, और मेरा शोहर मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही अदील ने ये कहा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या ये डॉक्टर साइदा का शोहर था? इसका मतलब कि डॉक्टर साइदा ने शादी की थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था और झूठ बोला था। वो मेहंदी शादी की ही मेहंदी थी, और 1 महीने के लिए वो गायब भी हुई थी, और उसके बाद वो हिजाब करने लगी थी। शायद अपना हुलिया बदल लिया था ताकि किसी की पहचान में ना आए, और ये शख्स उनको ढूंढ रहा था। और ना सिर्फ इतना, बल्कि मामला यहाँ तक भी था कि डॉक्टर साइदा अभी तक उसके निकाह में थी। तभी तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अब तो मुझे डॉक्टर साइदा पर रहम आने लगा था और मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो अंदर ही खड़ा था। थोड़ी देर वो और लड़ते झगड़ते रहे, पुरानी बातें याद करते रहे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके ताल्लुकात बड़े ही बुरे गुजरे थे। शायद ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत जल्दी एक दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए अलग की अख्तियार कर ली थी। वो वहां से निकल गया
تو ڈاکٹر سائدہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اندر گئی تو مجھے دیکھ کر اپنے آنسو چھپانے لگی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی طرف بڑھایا اور ان کو کہا کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمت کروں، کیا حوصلہ کروں، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ اس آدمی کو دیکھو، اس نے پہلے میری زندگی برباد کی اور اب اس لڑکی کی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے اس پر خلا کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، طلاق کیوں نہیں لی اسے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس بہت پہنچ ہے، اگر میں ایسا کرتی تو یہ میری ڈاکٹری کا لائسنس بھی کینسل کروا دیتا، میں بری طرح پھنس جاتی۔ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے مجھے اپنا کیریئر بھی ختم کرنا پڑتا، اس لیے میں نے خاموشی میں ہی بھلائی سمجھی اور چپ چاپ غائب ہو گئی، اپنا حلیہ بدل لیا اور شہر کی نوکری چھوڑ کر یہاں پر آ کر نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی جلدی یہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا اور اس کی حالت بھی ایسی کر دے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، اس کی حالت بھی ایسی؟ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سائدہ نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جب ہم لوگ ملے تھے تو مجھے پتا نہیں تھا یہ اس طرح کا انسان ہے۔ میں نے بھی اس کی شکل اور اس کی باتیں دیکھی تھی، یہ بہت تمیز سے بولتا تھا، بہت ہی عزت دار قسم کا انسان لگتا تھا، امیر بھی تھا اور خوبصورت بھی، اور جب بھی عورت کہتی ہے اس کے ساتھ برا ہوا تو وہ خوبصورتی کے ہاتھوں ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی۔ خوبصورت مرد بڑی مشکل سے ملتا ہے اور خوبصورت مرد کسی بھی عورت کو برا نہیں لگتا، جیسے کسی خوبصورت مرد کو خوبصورت عورت بری نہیں لگتی۔ میں اس کی آنکھوں کے بھنور میں کھو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی اور ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ بس وہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا اور ہم لوگوں نے ایک ہفتے کی جان پہچان کے بعد ہی نکاح کر لیا تھا۔ میں بہت اچھے سے دلہن بنی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شہر میں ہی ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی خوبصورت ہو تو وہ بالکل بھی برا نہیں منائیں گے، شاید اس بات پر غصہ کریں گے کہ شادی اتنی جلدی میں کیوں کی، لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور یہ میرے کمرے میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری زندگی کے مسائل تو ابھی شروع ہوئے ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا اور اس کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ بس اس کے بعد میرے چہرے پر کبھی خوشی نہیں آئی۔ پہلے پہلے یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے جیسے کوئی دورہ پڑ گیا ہو اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی گردن سے حجاب بھی اتارا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تبھی تو اس کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ عدیل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی حالت بہت بری ہے، ڈاکٹر آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اب ڈاکٹر سائدہ نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ میرے ساتھ چلی آئیں۔ یہ ایسا ہی تھا کہ ایک سوتن دوسری سوتن کا علاج کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے شاید اپنا وقت یاد آ رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مما بابا کو ہی کسی نے بتایا تھا کہ اس نے پہلے کسی لڑکی سے شادی کی اور وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کے پاس نہیں ٹکی اور بھاگ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ایک ڈاکٹر ایک سمجھدار انسان نے بھی اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا تو میرے ماں باپ میری شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ میں تو پہلے سے ہی اس رشتے سے نکلنا چاہتی تھی، مجھے بچا لے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کتنی عجیب سی بات تھی نا کہ اس آدمی کی جو بیویاں تھیں دونوں ہی خوبصورت اور قابل تھیں۔ یہ لڑکی بھی سافٹ ویئر انجینئر تھی، تھوڑی بات کر کے پتہ چلا تھا، لیکن اب یہ دونوں ہی اس کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور دونوں کا فیصلہ اٹل تھا کیونکہ یہ شخص پاگل تھا، جنونی تھا، نفسیاتی تھا، اسے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا اور صرف اتنا ہی نہیں تھا،
اس की जिंदगी में पता नहीं कितनी लड़कियां आती जाती थी, लेकिन ये बीवियां रखने के काबिल नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि बीवी को रखा किस तरह से जाता है। डॉक्टर ने उस लड़की को अंदर बुलाया और उसे भी सारी बात बता दी और कहा कि अपने माँ बाप से कहो कि अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो उसे चुपचाप लेकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ वक्त के बाद ये खबर गर्दिश करने लगी कि उस लड़की ने उस आदमी से खुला ले ली है, उसने केस किया है और खुला हो गई। डॉक्टर साहिबा को जब ये बात पता चली तो उनका रद्द अमल नॉर्मल था। मैंने कहा कि अब आप भी खुला ले ले, जब उस लड़की को हो सकती है तो इसका मतलब कि आपकी भी हो सकती है। आप भी अपनी जान छुड़वा ले उस नफ्सियाती मरीज से। लेकिन इस बात का डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़ी परेशान हुई और हैरान भी कि आखिर बात क्या है, डॉक्टर साहिबा जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा परेशान नहीं हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इस लड़की ने भी तो हिम्मत की है, वो तो आपसे भी ज्यादा कम उम्र थी और कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी हिम्मत की। और आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, आप फौरन अदील से खुला ले ले, दफा करे उसको। जैसे ही मैंने ये लफ्ज बोला, डॉक्टर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि तुम कब से मेरी जाती मामलात में बोलने लगी हो और तुम कौन हो मुझे मशवरा देने वाली। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, चली जाओ तुम यहाँ से। मैं हैरान रह गई कि यही डॉक्टर थी जिसने मुझे अपने जाती मामलात के बारे में, अपनी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ बताया, अपने निशानात तक दिखाए और अब कह रही थी कि तुम कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाली। ये क्या बात थी? अचानक से उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? जब मैंने 2 दफा कहा कि उस आदमी से अलहदगी अख्तियार कर ले तो उनको इतना गुस्सा किस बात का आया था जो ये मुझे इस तरह से डांट रही थी और बुरी तरह से घूर रही थी। मैंने कहा कि मैं तो आपके फायदे की बात कर रही थी, तुम्हें इसमें मेरा फायदा नजर आता है? तुम्हें पता है वो कौन है, कितना अमीर आदमी है? खैर तुमसे क्या बात करनी है, तुम लोग तो गरीब हो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी अपना ईमान बेच देते हो, चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर ने तो मेरी बेइज्जती कर दी और मैं हैरान रह गई। जब मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा कि अच्छा हुआ है तेरे साथ, क्यों दूसरों के मामलात में बोलती है? उस लड़की के लिए भी तूने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी, अब तू उस डॉक्टर की बातें सुन रही है, छोड़ दे उनको इनके हाल पर। मैंने कहा कि लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज करने से इनकार किया, बाद में मुझे ये बताया कि मैंने इनकार क्यों किया, मुझे सारी कहानी सुनाई। कहती हैं कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बुरा आदमी है। और अब जब वो लड़की उस आदमी की जिंदगी से निकल गई है और ये फिर से उसकी पहली और इकलौती बीवी बन गई है, तो अब ये कहती हैं कि ये मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। ये क्या बात हुई? ये मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि हमें समझकर करना भी क्या है, छोड़ दे उनको इनके हाल पर, ये जो करते हैं करते रहे। और ये मामला वाकई ही उधर दब गया, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी कड़ियां थी जो सुलझी नहीं थी। डॉक्टर साजिदा को हमने हमेशा अस्पताल में ही देखा था, हमें वो अच्छी इंसान लगती थी क्योंकि वो सबके साथ अच्छे तरीके से बोलती थी। लेकिन आजकल उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो अजीब सी बातें करती थी। एक दिन मैंने उनको एप्लीकेशन देते हुए देखा। उनको 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी और उनकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा खैरियत है, आपने इतनी लंबी छुट्टी ली, आप तो 1 दिन की छुट्टी नहीं करती। मैं उनसे फिर भी इज्जत से पेश आने की कोशिश कर रही थी, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे क्या है? मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है, अचानक से आप मेरे लिए इतना बुरा क्यों सोचने लगी हैं? आपने तो मुझे अपने दिल की हर बात बताई थी। वो कहने लगी, हाँ बताई थी अपने दिल की हर बात, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं दिया था कि तुम मेरे मामलात में बोलो। अपने काम से काम रखो, मेरी मर्जी में जो करूं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल मामलात के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? तजस्सुस हो रहा है तुम्हें और कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास। खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
वो वाला मामला तो नहीं हो रहा कहीं तुम्हारे साथ? उन्होंने तो मेरी अच्छी भली बेइज्जती कर दी थी। अब मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि माजरत, मैं आइंदा आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि वो यहाँ की गायनी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर थी और मैं एक मामूली सी जनरल वार्ड की इंचार्ज नर्स थी। मेरा उनके साथ क्या मुकाबला था? ये तो वही बात थी कि जंगल में रहकर शेर से बैर, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद ही हमें जो खबर सुनने को मिली, हम तो हैरान रह गए। और उसके बाद मुझे गजाला की बहन की कॉल आई और रात में उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं ये सोचने की सलाहियत ही खो बैठी कि कौन सही था और कौन गलत। मुझे ये पता चला था कि डॉक्टर साइदा अदील की जिंदगी में वापस आ गई हैं। उन्होंने फिर से अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें डॉक्टर साइदा फिर से दुल्हन बनी। सारे लोग आए और उन लोगों ने अपने आपसी झगड़े को खत्म करके एक दूसरे की जिंदगी में एक नया कदम रखा और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी का इन्नेकाद किया। वहां पर शहर के बड़े बड़े लोग आए और वो वहां पर खुशी खुशी अपने शोहर के साथ खड़ी थी और अब उसके घर में वापस चली गई है। मैं हैरान रह गई कि वो तो कह रही थी कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती और जिसने इतना बुरा किया हो उसके पास वापस कौन जाता है। खैर रात हुई तो मुझे गजाला की छोटी बहन की कॉल आई और उसने कहा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारी बहन के साथ जो भी हुआ हो, वो आदमी बहुत अमीर था, उसके पास बड़े पैसे थे, लेकिन उसकी पहली बीवी ने चाल चली, हमारी बहन का दिमाग खराब कर दिया। उसे कहा कि ये है ही बुरा और मैं भी उसको छोड़ने वाली हूँ, तुम भी छोड़ दो। और जब मेरी बहन ने उसको छोड़ दिया तो उसने खुद उसके साथ अपने मामलात सीधे कर लिए। आपके अस्पताल की डॉक्टर ने हमारी मासूम बहन के दिमाग के साथ खेल खेला है। अरे अगर सब कुछ उलझा हुआ था तो वो बाद में सुलझाया भी तो जा सकता था। वो लड़का तो माफी भी मांग रहा था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मैंने उसके साथ नहीं रहना और इतना मामला खराब हो गया। लेकिन अब वो उसकी जिंदगी में वापस चली गई है और हमारी बहन के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने उसको छोड़ दिया। लगता है इस लड़की में ही कोई गड़बड़ है और अब हमें लगता है कि उसकी दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ी परेशान थी, मुझसे अपने दिल की बातें कर रही थी और मैं बातें सुनते हुए ये सोच रही थी कि दुनिया में किस किस्म के लोग हैं। डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी जिंदगी में एक और जवान खूबसूरत लड़की आई है तो चाल चल के उसे उसकी जिंदगी से निकाल कर फिर से वापस उसकी जिंदगी में चली गई। क्योंकि वो बेशक नफसियाती और पागल ही था, लेकिन वो था तो बहुत अमीर आदमी। ये तो सबको पता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत कुछ था, इसलिए शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि इतने अच्छे इंसान को क्यों छोड़ा जाए, प्यार मोहब्बत से ठीक भी तो किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर साइदा ने यहाँ उसे अस्पताल में ड्यूटी करना छोड़ दिया और वो शहर के बड़े अस्पताल में काम करने लगी। उन्होंने अपना जाती क्लिनिक भी बना लिया और वो लाखों में खेलने लगी। बल्कि उन्होंने एक साल के अंदर ही अपने नाम से बड़ा सा अस्पताल बना लिया था। सुनने में आया था कि उसका सारा खर्चा उनके शोहर ने किया था। अब वो वहां पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही थी और हम लोग वहीं के वहीं खड़े थे, जो बिला वजह सबके लिए परेशान हो रहे थे। सबके लिए मेरे दिल में दर्द था, लेकिन मेरे साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया। क्योंकि जब मैं उस अस्पताल में नौकरी के लिए गई कि चलो प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिलेगी तो शायद ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, डॉक्टर ने मुझे नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनके राज के बारे में मैं सब कुछ जानती थी, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग बताएं कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? मैंने तो यही सीखा कि बिला वजह किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पर कोई किसी का नहीं है।